हमारे साथ एडवोकेट एजाज नकवी जी है, जिन्होंने वक्फ एक्ट पर जो है पिटिशन दाखिल की है। इसमें किन नुकात पर पिटिशन दाखिल की गई है और क्या नुकात दाखिल किए गए, जिस तरीके से वक्फ एक्ट बनाया गया है सरकार ने, आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल की है, इसकी क्या नुकात है और यहाँ से आपने ये पिटिशन दाखिल की है, इसके अलावा 10 मजीद अफराद ने पिटिशन दाखिल की है, क्या पूरा मामला बताएं। देखिए ये भारत सरकार में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से 1954 से एक वक्फ कानून था। उसके पहले था कानून, उसके पहले जो तमाम बादशाह या जो भी रूलर्स थे वो आपको मुंतखब और आपको एहतियात, आपको ईमान, आपको तमाम दर्जे देते थे, फराहम करते थे और वो परमानेंट रहता, तो उस पर वक्फ लिखा रहता था। ये इस चीज को एक कांग्रेस की हुकूमत या किसी पार्टी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो हमें ऐसा एक माहौल चला कि ये एहतियात गायब होने लगे, ये अवार्ड्स गायब होने लगे। अब लाल बाग एरिया, जिस जिस दरगाह के नाम से एरिया के ही नाम है, यानी कि सैयद लाल अली शाह बाबा का, उसका मुंतखब, उसका वसीयत, उनकी जो ग्रांट थी वो मिसिंग है। शाहजहां ने दूधाधारी, तो ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन एक वक्फ कानून था 1995, वो बहुत कमजोर ऐसा लगता था, लेकिन उसमें बहुत से लोग थे, खास करके के रहमान खान साहब जो मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने बड़ी ताकत लगा करके एक ऐसा वक्फ कानून बनाया जिससे कुछ चीजें कंट्रोल में आ सके। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर उन्होंने मतलब वक्फ काउंसिल में उन्होंने तब्दीली करवाई। और वक्फ बोर्ड जरूर रहना चाहिए हर स्टेट गवर्नमेंट के पास में, हर स्टेट में हिंदुस्तान में। और हर वक्फ रजिस्टर्ड हो, अगर कुछ नहीं रजिस्टर्ड है, जैसे आपके जी। हमारे खानदान के कुछ लोग हैं, माइग्रेट कर गए, अमेरिका चले गए, तो वो गांव में वो वक्फ हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्होंने सेक्शन 40 डीम्ड वक्फ का प्रोविजन किया। अब जैसे आपको सबसे पहली मस्जिद जो दिखेगी साउथ इंडिया में, केरला में, चेरामल में है, वो मैं भी जा चुका हूँ, नमाज भी पढ़ चुका हूँ, तो मैंने देखा कि वो तबा ताबईन को राजा चेरामल ने, तीरामल चेरामल ने दिया हुआ था। अब उसका तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट किसी के पास में नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन वो माना जाता है डीम्ड वक्फ, तो सेक्शन 40 का प्रोविजन कर दिया। और अगर कोई देना चाहता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, तो सेक्शन 104 का प्रोविजन कर दिया। इस तरीके से डीम्ड वक्फ का सिस्टम हो गया कि जो बहुत सालों से चल रहा है वो भी वक्फ रहेगा। कोई देना चाहता है या दिया है, उसका मुंतखब नहीं मिल रहा है, तो चलो भाई माना जाएगा कि उसके बच्चों ने गवाही दे दिया, तो भी एडमिट कर लिया। अब उसमें इन्होंने एविडेंस एक्ट लगा दिया है कि किसी वसीयतदार के सामने जब हो तभी माना जाएगा, और रजिस्ट्रेशन डीएम के साथ में होगा तभी माना जाएगा, और हिंदू दे ही नहीं सकता, यानी नॉन मुसलमान वकफ कोई नॉन मुस्लिम कर ही नहीं सकता है। तो ये सब चीजें अब तब्दीली आ रही थी 2022 में, उसके बाद में इन्होंने 2023 में लाए, फिर 24 में एग्जैक्टली मौसम देख करके या जैसे भी इन्होंने जेपीसी को दिया। जेपीसी के बाद में आउट ऑफ सडन रात के 4 बजे 3 बजे जो है राज्यसभा में पास कर दिया, लोकसभा में, तो उसके बाद में प्रेसिडेंट ने पास कर दिया। तो हमने इसको चैलेंज किया हमने, लेकिन हमारा नजरिया अलग है, नुक्ता नजरिया हमेशा से अलग रहा है भाई। मुसलमानों ने बेचा है वकफ, सैयदों की वकफ है, हमको उनसे भी दिक्कत है और बहुत सीरियस दिक्कत है। तो सरकार तो एक नई दिक्कत खड़ी कर रही है और खड़ी करती रहेगी, ये बड़ी दिक्कत है सरकार वाली। लेकिन हमारे जो लोग जो मुसलमान कहलाते हैं, उन लोगों ने जो किया है वो बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब उस चैप्टर को बाद में खोलेंगे, पहले ये करता है, इन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए किया हुआ है। तो मैंने कहा जब तुम्हारे काउंसिल में, वकफ काउंसिल छोड़ दीजिए, वकफ काउंसिल तो 2 साल से सस्पेंड है, लेकिन तुम्हारे मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मियाँ नहीं है, मुसलमान नहीं है। कहने के लिए कोई मियाँ ही रख लेते भाई, आधा मुसलमान होता। वो ही नहीं है, तो वही बेनिफिशियरी का आपको कैसे समझ में आएगा कि ये बेनिफिशियरी है? अब कहते नहीं वकफ हमको बचाना था, तो मेरे पास प्रूफ है। 2014 में राज्यसभा में, 18 फरवरी 2014, याद करिएगा, के रहमान खान साहब की जुस्तजू से वकफ इविक्शन बिल फ्रॉम अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स एंड ट्रेसपासर्स 2014 बिल पास हो गया। जी। लोकसभा जब तक चुनाव हो गया तो लोकसभा में मेजॉरिटी आ गई इनकी, 370 या जो भी 72 लोग आ गए। तो
उसकी वजह से वो पास ही नहीं हो पाया। मैं लेटर पे लेटर लिखता था, मैं काउंसिल का तो मेंबर नहीं था, लेकिन कभी कभी हमको याद आता था, हाँ यार वो कब्रिस्तान बचाने के लिए पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट जैसे हमारा 1986 रेलवे के लिए है, और एयरपोर्ट के लिए है, आर्मी के लिए भी वो यूज होता है पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट, कभी कभी पुलिस भी यूज करती है। जिस तो तरह वो से जो बात हो वकफ का रही है हमारा यार स्पेशल जी, था। आपको हम रोक रहे हैं, जिस तरह से बात हो तो रही है कि वक्फ की मिल्कियत जो है मुसलमानों ने ही गजब की है, और कई मिल्कियत पर जो है बाजाब्ता तौर पर उसे लीज पर देकर वहां पर डेवलपमेंट किया गया है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र की मिल्कियत की आपने बात की, लाल बाग की मिल्कियत की आपने बात की। तो क्या लगता है कि मुसलमानों ने जो वक्फ की मिल्कियत पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था, तो यही वजह है कि सरकार ने जो है ये एक्ट लाया है? हाँ, सरकार ने वही तो, उसी मुद्दे पर मैं आ रहा था कि सरकार को बचाना नहीं है। बचाना होता तो वकफ इविक्शन बिल जो जो 2014 से पेंडिंग है, आज तक किसी मुसलमान को पता नहीं है, हिंदू को पता नहीं है, किसी देश में किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है, जबकि राज्यसभा में पास हो गया था। और वो 27 सेक्शन है कि अगर किसी ने गलत बयानी किया है, किसी ने किसी को भाड़े पर दिया है, किसी ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, अगर भाड़ा मार्केट रेट से नहीं देता है तो उसको इमीडिएट निकाला जाएगा, वो भी पुलिस निकालेगी। किसी और को राइट नहीं था, पुलिस को राइट था कि मुतवल्ली कंप्लेंट करेगा। अगर मुतवल्ली जुमा की नमाज का पैसा झोली 2700 रुपए ही उसकी आ रही है, इलवदई जुमा के दिन ज्यादा लोग आते हैं, तो वो सबका भी प्रोविजन था कि वो चोरी करता है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उस पर लगेगा। लेकिन वो बिल राज्यसभा में पास होने के बाद आज तक कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो हमने इसी बेसिस पर रिट पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। अरे भैया, आप बचाना चाहते हो तो पहले मिनिस्टर में आपके पास में कोई है ही नहीं है, आपको इतनी मोहब्बत है तो एक दो तो रखो, इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं, बैंड्रा से लेकर के आपको केरला तक कश्मीर तक मिल जाएंगे। आप क्यों नहीं रखते एक को मिनिस्टर, ताकि आपको कम से कम पता तो चले कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दर्द क्या होता है। आप बोलते नहीं मैं मुसलमानों के लिए काम करता हूँ, तो फिर कोई मुसलमान आपके इर्द गिर्द क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, आप ये हटा दो। तो वकफ बिल के लिए मैं ही था 27 लेटर लिख चुका हूँ। वकफ इविक्शन बिल, ये जो वकफ इविक्शन बिल है, वकफ की जगह पर किसी ने खोटा खाटी किया है तो इमीडिएट एफआईआर होगा। जैसे स्टे मिलता है वकफ ट्रिब्यूनल से, वैसे ही पुलिस स्टेशन से आपने केस एफआईआर का दाखिल प्रोविजन किया था, था, आपने सेक्शन ये 3 में, कहा था सेक्शन 4 में। कि इंडिया की जमीन जो है यतीम खाने की है, जिस पर जो है अंबानी का कब्जा है। उस बारे में भी आपका क्या कहना है कि अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ एक्ट लाया गया है क्या? ये तो खुली तौर पर सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा जो किसी की इज्जत और तौकीर को, अना को ठेस पहुंचती है, वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 16 लाख रुपए में 9 माह उससे चेक लिए, और जाहिर सी बात है अपने गांव में जो भी इन्होंने बनाया है, ऐसा लगता जी है कि करप्शन से ही बनाया है, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। जी लेकिन अंटीलिया को आज तक डर है। जी क्यों? क्योंकि 2023 में अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में 10 साल जब केस चला, तो अंटिलिया को सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, देखो ये यहाँ मैं डिसाइड डिसाइड नहीं करने वाला हूँ, जेम्स जोसेफ ने। हमने कहा कि ये वकफ है कि नहीं, ये डिसाइड होगा वकफ बोर्ड में। जी करके उन्होंने जो है रिमांड बैक कर दिया मैटर। अब 2024 आ गया, 2024 में ये जो, तभी तो हमारी शिकायत इनसे भी है, सैयद इम्तियाज जलील से, एमआईएम के लोगों से और बीजेपी कांग्रेस सभी से, कि भैया जब उसके बाद में जब आया मैटर कि जी भाई अंटिलिया वाकफ है कि नहीं है, जी इस पे तुम लोगों के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? बोलते ले लो। तो अपने कहा यार आरटीआई टाइम कहाँ लेने जाएंगे, जी सीधे सारे लोग तुम्हारी कब्रिस्तानी हम खोदते चले जाएंगे, बेचते चले जाएंगे। जब तुम आरटीआई बेच सकते हो तो गांव में एक फोन घुमाऊंगा, तुम्हारी कब्रिस्तान क्यों नहीं बिकेगी? तो हम कहाँ आरटीआई करने की इतनी जस्तजू करेंगे? आप लोग वक्फ बोर्ड में बैठ करके कुछ नहीं कर रहे हो, उल्टे मेरे से बोलते हो आरटीआई करो। मैंने जब आरटीआई करवाया तो बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं है। स्टेट कमीशन में अपील दाखिल किया, हाँ, हकीम खान करके हमारे वकील साहब, वहां पर भी बोलते हैं अभी हमने कुछ डिसाइड। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये चैलेंज किया है आपने इस मसले को, तो क्या लगता है ये कानून जो है ये वापस लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जो 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं, पहला तो ये
कि ये इस सरकार की इंटेंशन इसी से क्लियर हो जाती है कि 10 साल से वकफ इविक्शन बिल राज्यसभा में पास होकर के आया, उस वक्त बीजेपी ने अपोज नहीं किया था। तो लोकसभा में पास करने के लिए जब सैकड़ों तो नहीं 27-28 रिप्रेजेंटेशन दिया पिटिशनर ने, तो आपने क्यों नहीं पास किया? इसका मतलब आपकी इंटेंशन सही नहीं है वकफ को लेकर के। दूसरा ये कि अगर वकफ को लेकर के आप संजीदगी दिखा भी रहे हैं, तो फिर आपके पास वाकिफ से निस्बत रखने वाली कौम जो मुसलमान कहलाती है, उसमें का कोई मेंबर मुरीद आपके इर्द गिर्द नहीं दिखता है। आप उसको मंत्री पद देते नहीं, बैठने नहीं देते। मंत्री तो पहले दिया भी हुआ था, बैठने नहीं देते थे अपने बाजू में। एक दो, ये मैंने सीधे सीधे बोला है कि आपने मिनिस्टर तक को नहीं रखा हुआ है सेंट्रल वकफ काउंसिल से। तीसरा ये कि आपने कंसल्ट ही नहीं किया कि वकफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये तीन मेजर पॉइंट है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सेक्शन 14, 14, 15 जो बक रहे हैं बाकी वकफ माफिया, वो अलग मसला है, मैं उसको भी लेने वाला हूँ। लेकिन ये तीन मसले ये हैं कि सरकार की पार्टीशन, बायसनेस, आर्बिट्रेरीनेस, डिक्टेटरशिप, तीनों दिख रहे हैं। ये तीन ही मुद्दे से, सीधे सीधे तीनों मुद्दे। पहला, जो वकफ काउंसिल रहती है, जो तीसरा वकफ काउंसिल रहती है, आपने उससे डिस्कस ही नहीं किया, उसमें रेजोल्यूशन नहीं लाया। दूसरा ये, हालांकि वो लाते तो पास भी हो जाता है क्योंकि उन्हीं के बंदे हैं, लेकिन कम से कम एक दो आदमी तो वहां हमारे आपके भी हैं जो कम से कम ऑब्जेक्शन तो कर सकते थे। यानी कि आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं बदली बरती। दूसरा ये कि आपने कोई मुस्लिम को इस काबिल ही नहीं समझा कि वकफ का मंत्री बना दीजिए, या अपने में पेट्रोलियम का मंत्री बना दीजिए, या मिनिस्टर कोई मुसलमान समाज 20 करोड़ में से आपने, या जो भी है जितने भी करोड़ है, आपने किसी को वाजिब आदमी नहीं समझा कि मंत्री बने। कम से कम अगर 100 मंत्री हैं, 80 मंत्री है, तो भाई 20% के हिसाब से आप दो चार तो बना दो। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एटलीस्ट कोई तो अपनी जरूरत करने दो। थर्ड जी। बिल 2014, तो लोकसभा में रखने के दौरान ही आपके हाथ बिदक जाते हैं। और लोगों का कहना है कि भाई रख दीजिए, लोकसभा में शायद पास हो जाएगा। क्यों नहीं पास हो जाएगा जब आप ही की सरकार है? उन्होंने आज तक नहीं रखा, जिससे कि डायरेक्ट उसमें प्रोविजन है कि एफआईआर हो सकता है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, कि अगर वकफ की प्रमाइसेस को हमने कब्जा करके रखा है, 15 दिन की नोटिस देंगे, उसके बाद एफआईआर, और इविक्शन करना ही पड़ेगा। कोई कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा, ट्रिब्यूनल में मैटर जाएगा। ये सरकार ने क्यों नहीं किया? तो ये हमारे मुद्दे तीन है। यही सुप्रीम कोर्ट में हमने लिख करके रखा है। आप कहिएगा तो हम आपके और भी सरकार मुद्दे, ने जैसे बहुत सारे सरकार ने मुद्दे हैं, जाहिर सी वक्त बात बिल है कि लाने के दौरान पार्लियामेंट में ये बात कही है कि गांव का गांव जो है वक्त की मिल्कियत करार दी जाती है, और जो है दूसरों की जायदाद पर कब्जा किया जाता है वक्त वोट लेकर। तो इसलिए जो है ये बिल लाया गया है। इस तरह की वजाहत जो है वजीर दाखिला अमित शाह ने किया है। हाँ, इस चीज की उनको परेशानी है। मेरे रिश्तेदार हैं, मैं नाम लेकर के गांव का नाम लेता हूँ। रजा ग्रांट गांव है पीलीभीत में। दो गांव बने हुए हैं, पूरा गांव ही रजा ग्रांट है। उसमें एक मस्जिद है, एक कब्रिस्तान है, एक इमामबाड़ा, और उसका ट्रस्टी कोई और नहीं, मुजफ्फर हुसैन साहब है, जो अभी बंबई में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, और बीजेपी से उनकी अच्छी खासी भी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी के लोग या सरकार के लोगों को पता चलता है कि इनके पास में 8,500 एकड़ जमीन सिर्फ वकफ की है, वो कान पकड़ लेते हैं। अच्छा, 8,500 किसी और की नहीं है, ये उनके परदादा ने ये सब वकफ करके दिया है। पूरी दीवारें बनवाई है, 3 किलोमीटर की दीवारें बनवाई है। अब किसी के पास इतनी ताकत है कि 3 किलोमीटर जंगल में अगर दीवार बना सकता है, तो उसने कमाया है तो काम कर रहा है। अब अंटीलिया की जगह आप कब्जा कर रहे हैं। सर अब्दुल करीम ने वकफ किया हुआ था। अब इस चीज से किसी को मिर्ची लगती है तो क्या करे? ये सदाकत, ये तो अच्छाई आपका ये मुसलमानों कहना के है, अंदर, कुछ मुसलमानों के अंदर है। अब नहीं तो आपका ये कहना है कि वक्त की जी, जायदाद जो है वो सदाकत है, यानी वक्त की जायदाद जो है वो तस्दीक शुदा है, लेकिन सरकार ये कहती है कि वक्त की जायदाद नहीं है। सरकार के मानने वो ही तैयार नहीं है कि वकफ वकफ है। जब जैसे वकफ माफिया बात करता है, ठीक उसी लहजे में अभी सरकार बात कर रही है। जैसे मैंने वकीलों को देखा है ना, मैं नाम लेता हूँ, जो अंटीलिया में और दूधाधारी मस्जिदों में
हमारे नॉन मुस्लिम बिल्डरों के साथ मिल करके हमारी सैयदों की दी हुई या सैयदों को गिफ्ट की गई वकफ को बेचा है ना, उसी तरीके से सरकार बोलती है आप ये पेपर दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे मैंने कहा यार शाहजहां ने लिख करके दिया है तो दूधाधारी मस्जिद मस्जिद है तो रहेगी। अब शाहजहां से कौन पूछने जाएगा कि आपने अपनी कमाई से कब दिया है। और दूसरी तरफ ये जो कुछ और मस्जिदें हैं जो औरंगजेब ने दिया हुआ था, वो तो खुद ही टोपी बना करके कमाते थे, वो बोलते नहीं नहीं वो तो ऐसे थे। अब कल के दिन अगर आपको ह्यूमिलिएट करना रहे, मैं कह दूं नहीं आपके डैडी ने एक एक चीज वकफ नहीं किया है, तो ये तो ओरली मैं आपसे हिरस करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली तब देखा जाएगा जब आपके डैडी ने जो भी दिया वो तो सामने दिखता है ना। भाई किसी की कब्रस्तान किसी की मस्जिद का आप टिकट बेच करके कमा रहे हो, वो तो आप जवाब दो ना। आपको मतलब हर एक चीज अभी टिकट से कमाना है। बड़ा इमाम बाड़े के बारे में भी बोला हमारे योगी जी ने कि बड़ा इमाम बाड़ा और उसके इर्द गिर्द आसफी मस्जिद और टीले वाली मस्जिद, जी ये बड़ी कदीमी चीज है। जी और उसको उन्होंने बोला ये सरकारी जमीन पर है। अब आप बताइए कि अगर कोई इंसान आता है अपना मस्जिद बनाता है या कोई भी खानका बनाता है या इमामबाड़ा बनाता है, वो कब्जे की जगह पर नहीं बनाता है। जी ये चीज पहली पहली ये एविडेंस है कि अगर मैं मस्जिद बनाऊंगा तो 5 लोगों के सामने पहले उस जमीन को हदिया करता हूँ कि ये आज से अल्लाह के लिए है। और वहां के जो मानिंद मौलवी साहब हैं उनके सामने वो मुंतखब बना करके लिख करके दे देता हूँ। बाद में म्यूटेशन व्यूटेशन होता, रजिस्ट्रेशन जी वकील ये वो नोटरी दलाल दुनिया भर की चीजें होती है। जी तो जब हमने दे दिया और फिर उसके बाद दुआ वहां पे पढ़ी जाती है, दुआ रहमान पढ़ी जाती है, फिर वहां पर नींव पड़ती है। जी अब आज आप मेरी नींव उखाड़ करके फेंक रहे हैं तो मस्जिद पे जाहिर सी बात है कि आप मस्जिद के तो वो तो कीमती चीज है, जी बेशकीमती जगह है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि इस्लामोफोबिया का एक फॉर्मेट भी है, या इंसानों को एक तरीके की एक हरारत रहनी चाहिए मार्केट में जी। इलेक्शंस तक, कुछ ऐसा हमको लगता अच्छा, ये थे एजाज नकवी जो बता रहे थे कि किस तरीके से वक्त की जायदाद को लेकर सरकार का जो है इस्लामी फोबिया जो है वो वाजे हो चुका है, और उन्होंने इस मसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले को तब्दील भी कर सकती है और एक्ट जो है वापस भी हो सकता है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।